बेटा है, ये मेरे पास बोलता है तो मैं लड़ाई करता हूँ। हुकूमत अपने तौर पर क्या इक़दाम करती है, वरना अगली नस्लों का मुस्तकबिल भी यही हथियार, यही गोला बारूद होगा। भैंस चोरी पे 8 लोग जो कत्ल हुए। गाड़ी बंद करे, चाबी निकाल, चाबी मुझे दे, चाबी मुझे दे। तलाश कर। बम बम तो नहीं था आज को। कैमरा बंद करो। बंद है, बंद हुआ कैमरा। बंद है भाई, बंद है, बंद है भाई, बंद है। वही क्यों बने पे हो? नहीं नहीं भाई, बंद है। इधर आओ, उठ। डाकू का नाम सुनते ही फौरन किसी पुरानी बॉलीवुड फिल्म का कोई सीन जहन में घूम जाता है। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। बचपन में डाकुओं की कहानियां सुनते हुए जहन में बनने वाला कोई अजीबोगरीब खाका निगाहों के सामने आ जाता है। कहने को तो शहर की सड़कों पर मोबाइल, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां छीनते और बैंकों में दिन दिहाड़े लूट मार करते लोग भी डाकू ही हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि मोटरसाइकिलों पर टीटी पिस्तौल लेकर घूमते इन लुटेरों को देखकर डाकू वाली वो फीलिंग नहीं आती जो घोड़े पर सवार पुरानी 2 नाली बंदूक वाले डाकू को किसी फिल्मी सीन में देखकर आया करती थी। हाँ, अलबत्ता कच्चे के इलाके के बदनाम डाकुओं का सुनकर फिल्मी डाकू ही जहन में उभरते हैं। सरेआम की टीम के सिंध के कच्चे के इलाके में जाने की एक वजह तो इन फिल्मी और कहानियों वाले किरदारों से मुलाकात थी, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम ये जानना था कि आखिर ये लोग ऐसा क्या खाते हैं कि हुकूमत इन्हें हाथ नहीं लगा पाती। ऐसी कौन सी जगह रहते हैं कि पुलिस को इनके ठिकानों का पता ही नहीं चलता। ऐसा क्या पहनते हैं कि सुलेमानी टोपी पहनने वालों की तरह कानून की नजरों से ओझल रहते हैं। इनके पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिनके होते हुए भी इन पर कोई दफा और कोई जुर्म लागू नहीं होता। बस यही तफ्तीश और तशवीश सरेआम की टीम को कश्मोर से मुल्हका कच्चे के इलाके में ले गई। ये कच्चे का सबसे खतरनाक हिस्सा समझा जाता है क्योंकि कश्मोर 3 सूबों की सरहद पर वाक़ है और इससे मुत्तसिल कच्चे का इलाका बलूचिस्तान के गैर आबाद रेगजारों और जुनूबी पंजाब के उन नोगो एरिया से मिलता है जहां छोटू गैंग जैसे बदनामे जमाना डाकुओं की आमाजगाहें हैं। हुकूमती दावे यही हैं कि छोटे बड़े शहरों से तावान के लिए अगवा किए गए मगवी इन्हीं इलाकों में लाकर रखे जाते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जुर्रत नहीं होती कि वो यहाँ पर भी मार सकें। छीनी गई गाड़ी अगर एक बार इस इलाके में दाखिल हो जाए तो किसी के फरिश्ते भी उसका खोज नहीं लगा सकते, लेकिन सरेआम की टीम इन्हीं हकाइक का खोज लगाने जिला कश्मोर के शहर कंदकोट पहुंची। ARY न्यूज के नुमाइंदे अली हसन मलिक और कुछ इन्फॉर्मर्स हमारे पहले से ही मुंतजिर थे, सो फौरन ही हमने कच्चे के इलाके का रुख किया। यहाँ ये वजाहत जरूरी है कि हमने इस प्रोग्राम को चंद हफ्ते पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन दानिस्तन इसे ऑन एयर होने से रोके रखा। इसकी वजह क्या थी ये हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर बताएंगे। कुछ देर कौमी शाहराह पर चलने के बाद हमारी गाड़ी एक टूटी फूटी सड़क पर आ गई। और फिर कुछ मजीद सफर के बाद धूल से अटे कच्चे रास्तों पर। रास्ते में ऐसे कई मकाम आए जब सभी लोगों को गाड़ियों से उतरना पड़ा और बड़ी मुश्किल से गाड़ियां दूसरी जानिब जा सकी। इस वक्त नाज़रीन बदनामे ज़माना कच्चे के इलाके में कुछ बदनामे ज़माना ऐसे डाकुओं की तलाश में पहुंचे हैं जिनके सर पर 5-5 मिलियन तक की कीमत मौजूद है। और ये वो डाकू हैं ज़ाहिर है जिन्होंने न सिर्फ सिंध के लोगों का जीना हराम कर रखा है बल्कि यहाँ की पुलिस की नींदें भी इन लोगों की वजह से उड़ चुकी हैं। मीडिया टीमें और सरेआम की टीम जब इन तक पहुँच सकती है तो फिर पुलिस या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों नहीं। तमाम तर दुश्वारियों और कठिन रास्तों के बावजूद हमारा सफर कई घंटे तक मुसलसल जारी रहा।
मोटरसाइकिल पर सवार असलहा बरदार हमारे छोटे से काफिले को कुछ देर तक रास्ता दिखाते और फिर गायब हो जाते और फिर कुछ ही देर में उनकी जगह कोई और ले लेता, क्योंकि ये लोग अगली गाड़ी में मौजूद हमारे इन्फॉर्मर से मुसलसल राबिते में थे। खुदा खुदा करके हम अपने पहले पड़ाव पर पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ हमारा इस्तकबाल जदीद G3 गन्स की गोलियों से किया गया। सब कुछ तय था, लेकिन इन्हें अब पता नहीं क्यों इस बात पर शक हो गया था कि हम ये रिकॉर्डिंग पुलिस को मुहैया कर देंगे। बाबा झेड़न जे करे है भरी असले के दुश्मन के वजह जो दुश्मन की छोड़ी ना बहुत आई भलाई लाया हूं भलाई ये है भरे उसने भला की ये तो मसलो जला थे पैदा ये वही पुलिस वाली रिकॉर्ड करा के पुलिस ना कर भरे चले केसन में ऐसा के भरी जो है ये इनसे कहते हैं फिलहाल अगर कहते हैं तो बंद कर देते हैं हम फिलहाल, और फिर वहाँ जाके इनको बैठ के बात है ना चले। बड़ी मुश्किल से जदीद तरीन हथियारों से लैस इन डाकुओं को समझाया और उसके बाद लकोदक सहरा में बनी हुई इनकी औताक में बैठने और कैमरा ऑन करने की इजाजत मिली। जदीद G3 गन्स के बाद जो पहला हथियार हमने देखा वो इतना हैबतनाक था कि एक डाकू के पास उसकी मौजूदगी हैरत अंगेज थी, जिसे इसका नाम भी नहीं पता था। इन डाकुओं का ख्याल था कि शायद इसे R75 कहते हैं, लेकिन उन्होंने इसका नाम प्यार से पपीता रख दिया था। इसी के नाम अपने मेरे पास भी नहीं आता है, जो कि बस इसका इस्तेमाल आता है, इस्तेमाल मेरे पास इसी का आता है नाम, इसी असा अपने नाल इसी की नाम पपीता रखता है। अच्छा, और ये इस्तेमाल भी किया? इस्तेमाल बिल्कुल है, इस्तेमाल तो मैंने दुश्मन के खातिर जरूर इस्तेमाल करता है। अच्छा, मजबूरन करना मजबूरी खातिर मेरे इसी वजह से इस्तेमाल करता है। मेरे भाई 3 भाई है मेरे दुश्मन ने कत्ल किया है। इस तरह की चीजें आमतौर पे तो हमें मिलती नहीं है ना। मुश्किल तो नहीं है, सजल आसान है भाई जान, कोई मसला ही नहीं है ना। तो अब आप दुनिया से कट के रह रहे हैं, यानी बिल्कुल अलग थलग है, जिस तरह अभी आपकी औताक है या खानदान वाले फैमिली भी आपके साथ होती है, तो उनकी हिफाजत किस तरह से करते हैं फिर दुश्मन से आप? दुश्मन के हिसाब से चौकी सर पारा देता है, मेरे जेके भाई है, जेरे साथी है, मेरा जेके भी है, मेरे कबीला है। अच्छा, आपका गुजारा कैसे होता है? खर्चा चाहिए होता है ना खानदान के लिए, जाहिर है। उसके लिए वो जेके ज़मीन है मेरा, वो उसी पास आबादी करता हूँ, पाँच खानदान ही है, इसी के पास को लोग से नहीं हो जेकर एक डाका डालते, डाका कौन डालते हूँ असा जेको पाँच खानदान है। लेकिन वहाँ आपको काम करने देते हैं? दुश्मनों को तो पता होगा ना कि आपकी ज़मीन है। आप होते पाँच बंदोबस्त होते, हथियार असलो है, उसी को पारे मेरे मुर्चा भी है। सही, होते मेरे सब पूरे इंतजाम के साथ, पूरे यानी खेती बाड़ी भी आप पूरे असले के साथ लैस हो गए इंशाल्लाह। हैरत अंगेज बात यह है कि जिस कदर असलहा भी यहाँ मौजूद था, उनमें से कोई एक चीज भी लाइसेंस याफ्ता नहीं थी। असलहा जो है ये इसमें से कितना असलहा जो है वो लाइसेंस्ड होता है या कितना होता है जिसका लाइसेंस नहीं होता? लेसन, हाँ, लेसन थोड़ा मसला है, लेसन इतना नहीं है, बाकी सब हथियार असला है जो कि गैर लेसन है। इन साहिब से इब्तदाई गुफ्तगू के बाद ही इस प्रोग्राम का मकसद, रुख और हकायक बिल्कुल ही तब्दील होकर रह गए थे। हमें अंदाजा होना शुरू हो गया था कि ये सारी गड़बड़ असल में कबायली झगड़ों का शाखसाना है और ये लोग असल में नस्ल दर नस्ल दुश्मनियों के मारे हुए हैं। हाँ, कुछ जराइम पेशा लोग जरूर दुश्मनियों के वार और असलहे की भरमार की आड़ में डाका जनी और इगवा बराए तावान का धंधा शुरू कर देते हैं। आपकी ख्वाहिश है कि झगड़ा खत्म हो जाए? सही, बिल्कुल हमारी ख्वाहिश है, जेकर मेरा झगड़ा खत्म हो जाएगा तो इस तरह ऐसी भी सोची जाती है, आज़ादी जिंदगी जरूर आज़ादी है। हाँ, अभी आज़ादी जिंदगी अभी नहीं आज़ादी, असला है क्या आज़ादी? 24 घंटे साथ लेके घूमना है, 24 लेके 50-30 मर्द बंदे मेरे साथ होता है ना, ये तो नहीं है जेकर जो इतने बंदे के खर्चों भी है, सही है, जो तकलीफ भी है, अचन वजन का भी तकलीफ है। जेकर तुम्हारे दोस्त हो जाएगा, जो आज़ाद हो जाएगा, तुम्हारे पास मिलन भी आएगा, जो आज़ाद न हो जाएगा तो आराम से आप जाएं, आप जाएगा, ये इतना हो जाएगा, जेकर नहीं तो नहीं है ना। आपकी वजह से बच्चों की जिंदगी भी ज़ाहिर स्कूल जाते नहीं जाएगा, उनसे उसी भी जिंदगी, बच्चे की जिंदगी भी खराब हो जाएगा। जेके मेरे पास इतना असला है तो बच्चे बड़े थेगा तो वो भी यही असला चाहेगा। बंदे बंदे भाई, बंदे भाई, बंदे भाई, बता बंदे, देखो आप देखो बंदे है। नहीं भाई, बंदे
ये जानकर खुशगवार हैरत हुई कि इन लोगों को ये एहसास था कि इस दुश्मनी में दोनों जानिब से मुसलमान मारे जा रहे हैं। मुसलमान होडो में मरन था, हेडो में मुसलमान मरन था। अब तक कितने लोग दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं? मानू अंदाजो 100 लगभग 100। अच्छा, ये जो इल्ज़ाम लगता है कि ज़ाहिर है जब चूंकि आपने वैसे तो हथियार उठाया अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, जी, जी। दुश्मनी थी जी अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने ख़ानदान वालों को बचाने के लिए, जी। लेकिन फिर इसके बाद इल्ज़ाम ये लगता है कि फिर इसी हथियार को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया दूसरी कार्रवाइयों के लिए, डकैती। इल्ज़ाम लगता है ना 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 इसका जवाब वो हुकूमत इस्लाम हणे थो, एक हुकूमत जे नज़र उहो इस्लाम हणे थो। बाग जेको आहे असांखे न अहिड़ो को ॿियो जेको मसलो आहे, न को दाड़ो आहे, न घोड़ो आहे, न चोरी आहे, न मसलो आहे। सही सिर्फ़ असां हथियार जेको खयो आहे सिर्फ़ दुश्मनी जे लाइ, पंहिंजे हिफ़ाज़त जे लाइ। इन दावों के बावजूद इनके हथियार एक अलग ही दास्तान पेश कर रहे थे। वसी रकबे पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखने वाला ये हथियार कहां से आया था और कितने का था, तजस्सुस से मजबूर होकर आखिर मैंने ये पूछ ही लिया। अंदाज़न कितने का होगा ये? कीमत, हाँ, गोले का कीमत है 30-35 हज़ार गोले का कीमत। ये एक 35,000 का है। और वो वैसे हथियार एक है तकरीबन में आता है तो 6.5 लाख में। और इसका एक गोला 30-35 हज़ार रुपए का। दुश्मनी महंगी पड़ रही है आपको। यहाँ के 9 उम्र लड़के चंद मिनट्स में ही किसी भी जदीद तरीन हथियार को खोलकर दोबारा से फिट करने की मुकम्मल महारत रखते थे। लेकिन मुझे उस वक्त शदीद अफसोसनाक हैरत हुई जब इस मुबैना डाकू ने एक बंदूक अपने 5-6 साल के बेटे को थमा दी। ये बेटा है, ये मेरे पास बोलता है तो मैं लड़ाई करता हूँ। अच्छा, इसी उम्र में? इसी उम्र में। क्या बात है भाई। और जी मेरे जगह जी बाबा है, वो मेरा भाई जे कत्ल हो जाए, मेरा बाबा कत्ल हो जाएगा, मैं खुद और इसी को कत्ल करेगा। यानी अभी से इनमें भी एक तरह से दुश्मनी है, वो जो है ना खून में पल रही है। तो नाज़रीन, ज़ाहिर है यहाँ हर तरह के हमने हथियार देखे हैं, जदीद तरीन R75 समेत, जिसे प्यार से वो बता रहे हैं पपीता बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जहाँ ये शॉटगन मौजूद है, ज़ाहिर है जो कि इतना जदीद हथियार नहीं है, वहीं साथ साथ ये G3 राइफ़ल जो है ये भी इनके पास मौजूद है। जदीद तरीन दूसरे हथियार भी यहाँ मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि कबायली दुश्मनियों की बिना पर, जिसमें अब तक कम से कम 100 अफराद दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं, मजबूरन इन्हें ये हथियार उठाने पड़ते हैं। लेकिन इस जंग का, इस दुश्मनी का वक्ती तौर पर कोई ख़ात्मा नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारी कोशिशें हुई कि इनकी सुलह हो जाए, इन्हें बिठाया जाए, कुछ जरगे किए जाएँ, लेकिन अभी तक 100 अफराद की ज़िंदगियों के चिराग गुल हो जाने के बावजूद उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही। अब देखना ये है कि आने वाले वक्तों में हुकूमत अपने तौर पर क्या इक़दाम करती है, दोनों जो बरादरियाँ हैं उनके बड़े इनको बिठाकर बातचीत करवाने में और इस मसले का हल निकलवाने में क्या किरदार अदा करते हैं, वरना अगली नस्लों का मुस्तकबिल भी यही हथियार, यही गोला बारूद होगा। गोलियों से शुरू होने वाली ये मुलाकात एक लजीज खाने पर इख्तिताम पजीर हुई। घर में पली हुई देसी मुर्गी का सालन और अपने खेतों की खालिस गंदुम की रोटी का जायका ही अलग था। यहाँ के पुरखतर, सुनसान और समझ में ना आने वाले रास्तों से निकलते निकलते सूरज ढल चुका था और हमारी अगली मंजिल थी कच्चे का सबसे बदनाम और खौफनाक डाकू सुल्तू शर। सिर्फ 2 दिन पहले ही इसी इलाके में कत्ल होने वाले 3 पुलिस एहलकारों का कातिल भी सुल्तू शर को ही करार दिया जा रहा था और मकामी पुलिस का दावा था कि मकामी NGO के कारिंदे और 6 फनकार इस वक्त भी सुल्तू शर के कब्जे में हैं। और शायद यही वजह है कि कच्चे के इलाके की दहशत, सुल्तू शर के ठिकानों की जानिब जाने वाले सभी रास्ते अमलन सील कर दिए गए थे। हमें बाद में इल्म हुआ कि हमारे रिपोर्टर, इन्फॉर्मर और सुल्तू शर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को टेप और ट्रैक किया जा रहा था और बजाय इसके कि इस हरकत को सुल्तू शर तक पहुंचने और उसे पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता, इसके जरिए हमें इस खतरनाक डाकू तक पहुंचने से रोका जा रहा था, जिसके बारे में सुल्तू शर का दावा था कि पुलिस नहीं चाहती कि हम उस तक पहुंचें और वो पुलिस के राज फाश करे। कच्चे का सबसे बदनाम डाकू और राजनपुर के छोटू गैंग का पार्टनर सुल्तू शर रात के अंधेरे में दरिया के किनारे अपनी बेड़ियों यानी कश्तियों के साथ हमारा मुंतजिर था।
लेकिन पुलिस की आखिरी चौकी पर मौजूद अजीबोगरीब एहलकारों ने तकरीबन बजोरे बाजू हमें आगे जाने से रोक दिया। उनका कहना था कि हुक्कामे वाला की सख्त हिदायत हैं कि न सिर्फ आपको आगे न जाने दिया जाए बल्कि अपने हिसार में वापस कौमी शाहराह तक छोड़ कर आएं, और उन्होंने ऐसा ही किया। तो नाज़रीन, इस वक्त कई किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम एक ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ फाइनल चौकी है पुलिस की, और अब यहाँ से आगे ये कह रहे हैं कि जी आप नहीं जा सकते। अफसरान बाला से भी उन्होंने बात करवाई है, और वो भी ये कह रहे हैं कि उन्हें ख़दशा है कि सुल्तान शहर जो कि इस इलाके का सबसे बदनाम डाकू है और कई मिलियन की रकम उसके सर की कीमत के तौर पर लगाई गई है, उन्हें ये ख़दशा है कि वो शायद हमें ही यरगमाल बना सकता है। इससे पहले भी कुछ NGO के लोग और कुछ मकामी फ़नकार उसके पास यरगमाल हैं, तो हमें यहाँ से आगे जाने की इजाज़त पुलिस की जानिब से नहीं दी जा रही। अगले रोज सरेआम की टीम डाकुओं के एक और गिरोह से मिलने एक मर्तबा फिर कच्चे के इलाके में दाखिल हुई। दरिया के एक किनारे पर छोटी कश्तियां और मुबैना डाकू हमारे मुंतजिर थे। दरिया के दूसरे किनारे पर डाकू हमें इतने तपाक और आदाब से मिले कि अच्छी खासी हैरत हुई। वो तो बाद में ये उक्दा खुला कि इनमें से एक साहिब तो बाकायदा ग्रेजुएट हैं। उनकी फरमाइश पर मैं एक लम्हे के लिए डाकू और वो सरेआम के एंकर बन गए। आप एंकर बन रहे हैं, ये पकड़ के ले यहाँ। अच्छा, कुछ देर के लिए आप एंकर बन जाए। ये बैठने की जगह। यहाँ से हमें एक निस्बतन पुख्ता और साफ सुथरी औताक में लाया गया, जहाँ मकामी चाचड़ सरदार और उनके मुसल्लह साथियों ने हमें खुशामदीद कहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वह इतने लोग आपके साथ, इतना असलहा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? ये हमारा इलाका जो है ना, ये कबायली इलाका है। ठीक है। ये झगड़ा चलता है, थोड़ी थोड़ी, कोई भैंस चोरी हुई है, कोई मोटरसाइकिल, कोई अच्छा, बात छोटी सी होती है। छोटी छोटी बात। ठीक है। यूं तो इस इलाके में गधे, घोड़े और भैंस चोरी पर नस्ल दर नस्ल 100 कत्ल मामूल की बात है, लेकिन भैंस चोरी पर इस कबीले और भयो कबीले के 8 अफराद कत्ल हो चुके थे। आपकी जो दुश्मनी है, अगर उसकी हम बात करें, तो वो किस नौयत की है? वो कहाँ से शुरू हुई? उसमें कितना? पहले तो चोरी की। अच्छा। हाँ, भैंस चोरी थी, उससे दुश्मनी? उसी से दुश्मनी। अच्छा। हमारा आदमी उसने मारा था, फिर झगड़ा चलता था। ये 17 साल चल रहा है झगड़ा। अच्छा। 16 से 17 साल। तो दोनों तरफ से कितना नुकसान हो गया? 8 आदमी। अच्छा, सिर्फ एक भैंस चोरी पे? भैंस चोरी पे 8 लोग। 8 लोग जो कत्ल हुए। जबकि इसी तरह के एक और तनाज़े में इस कबीले और सूजन कबीले के 60 अफराद मौत की वादी में जा चुके हैं, और आने वाली न जाने कितनी नस्लें इसी आग में झोंकी जाएंगी। ये दुश्मनी आप तक तो रही, इस नस्ल तक, लेकिन आप जब ये सोचते हैं कि ये दुश्मनी आगे जो बच्चे हैं, ज़ाहिर है आपके माशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दे, ये उनमें भी इसी तरह से चली जाएगी? ज़ाहिर है उनके बच्चे भी उसी तरह से? यही है ना, जो बड़े के हाथ में हथियार में, उसके हाथ में तो कलम तो नहीं देखते हैं ना छोटे बच्चे। सही है। अब तक ये बात बड़ी हद तक वाज़ेह हो गई थी कि ये पूरा इलाका हुकूमती नाअहली और पुलिस की बददियानती की वजह से कबायली दुश्मनियों की आग में जल रहा है। लेकिन सवाल ये था कि फिर आखिर इन इलाकों में जराइम कौन करता है? इस तरह से कबीलों के अंदर कुछ जराइम पेशा लोग भी आ जाते हैं? है, बढ़ते हैं। सही है। हाँ, क्राइम तो बढ़ते हैं ना। जो भी चोर तो चोर है ना, डाकू तो डाकू है ना, ठीक है। उसको तो सेफ्टी मिलती है ना। हमारे इलाके में पुलिस नहीं आएगी। चाचड़ रईस ने एक सवाल के जवाब में हैरतनाक इंकशाफ करके पुलिस और दीगर इदारों का भांडा फोड़ दिया। ये वेपन इतनी आसानी से अवेलेबल किस तरह से होते हैं? हर तरह का हथियार हमने देखा, हम ज़ाहिर ढूंढ भी, G3 तक भी। हाँ, सारे हथियार जो हैं लेते हैं गवर्नमेंट ही, पुलिस ही। अच्छा। जो पकड़ते हैं वो भी बेचते हैं। यानी जो अगर फर्ज करें कहीं से पकड़े गए, हाँ, वो आगे बेच देती है पुलिस? बेचते हैं। आप ईमानदारी से अगर ये समझते हैं कि पुलिस ठीक हो जाए, हाँ, तो ठीक हो सकती है? झगड़ा भी नहीं है ना, उसका असला कौन लेगा? ये तो जंगल है ना, कौन आएगा? तो अच्छा, किस तरह का असला आमतौर पे होता है पूरे एरिया में आपके पास? किस तरह का? ये तो LMG हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, और बड़े बड़े जो है गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, ये पुलिस है। तो चीज़ें ठीक किस तरह होंगी सर? गवर्नमेंट करें ना तो 8 दिन भी बढ़े।
8 दिन में ठीक हो सकती हाँ है। बिल्कुल, नीयत नहीं है। नियत उसकी सही। DPO मंगवाए भाई इसको गिरफ्तार करो, मैं कबीले का बड़ा हूँ, सही। और जो दूसरी कबीले का है उसको भी गिरफ्तार करें, 8 दिन ही बढ़ाए। पुलिस कच्चे के डाकुओं को खुद असलहा बेचती है। इससे भी ज्यादा दहला देने वाला इंकशाफ ये था कि जब कभी कोई मुकदमा दर्ज करना हो तो पुलिस एहलकार और अफसरान FIR बुक को सर पर उठाए खुद डाकुओं, कातिलों और लुटेरों के दरबार में हाजिर हो जाते हैं और उनकी मर्जी के ऐन मुताबिक FIR दर्ज की जाती है। ऐसे में कानून की बालादस्ती क्या खाक कायम होगी? केसेस वगैरह भी होते हैं नॉर्मली फिर लोगों पे? हाँ सारों को केस, सारों पे केस सारों बनते पे हैं। केस। वो केसेस जेन्युइन होते हैं या बस फिर वो ऐसे? नहीं 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 खाना ऐसे पूरी नहीं, रहती नहीं है? बस खाना पूरा। ये इधर ही आते हैं FIR बुक लेके आते हैं। अच्छा, जितने भी नाम दो, सारे में डाल देते हाँ हैं। बस सारे को 10 जो 50 जो कितने भी नाम जो भी लेकर आए थे लेके बस। हाँ ये जिंदगी वैसे कैसी लगती है आपको? जाहिर है ये कैसी जिंदगी है? वही ना, ये जिंदगी नहीं 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 है। मालूम नहीं, शहर में नहीं, बाजार में नहीं, कहीं दोस्त के पास आ जा सकता है ना किसी शादी ब्याह नहीं, में, कहीं ना शादी गम में, ना में, खुशी में। कोई खुशी नहीं कर सकते ना। अच्छी और मुस्बत बात ये थी कि इन लोगों को भी अपनी जिंदगियों और आने वाली नस्लों की जिंदगियों के नुकसान का एहसास जरूर था। हम ग्रेजुएट बंदे हैं, अरे! मुझे इसकी पहले पता नहीं थी, अच्छा, तो ये इसका क्या नाम था अभी मुझे सब गांव पता में चल गया है। रहकर इसी का नाम था जिथरी, क्लेशा नाम था। मैंने 3 साल 4 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे बच्चे यानी को। आपने ग्रेजुएशन की है, ये बड़ा इंकशाफ है कि एक ग्रेजुएट आदमी हालात के हाथों मजबूर होकर बिल्कुल ये मजबूर, कलम उठाने की बजाय आप G3 उठाने में मजबूर हो बिल्कुल गए। इस वजह से जो मैं MPA या MNA या जो DPO हैं उसकी गुजारिश है हाँ, तो बिल्कुल। हमारा झगड़ा ख़त्म करें तो हम सारे स्टूडेंट और बच्चे को हम तालीम दिला सकते हैं। हमारे मकामी नुमाइंदे अली हसन मलिक ने मुझे इशारतन बताया कि अंदर औताक में इलाके का एक बदनाम और छटा हुआ डाकू मौजूद है, लेकिन उसकी कथा भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। कैसे गुजारते हैं आप अपनी जिंदगी? जिंदगी से केड़ी कट के। असां कहिड़ी ज़िंदगी आहे असांजी ये जहिड़ा झगड़ा आहिनि अलाह जी महिरबानी सां इहे हल थियनि असांजी कहिड़ी ज़िंदगी आहे साईं। नहीं, बच्चा ॿार नंढा टोटली स्कूलनि खां दरपदर हर शइ खां तालीम खां का बि शइ कोन्हे असां वटि। FIR त साईं 6-7 FIR थी वियूं मुंहिंजूं। FIR बि उहा का अमल असर भी तो करे न। हैरत की बात है कि एक डाकू और कातिल खुद कह रहा था कि मुझ पर जो FIRs दर्ज हैं उन पर कोई कानूनी कार्रवाई तो की जाए। मतलब पुलिस और इंतजामिया महज खानापुरी के जरिए काम चला और पैसा कमा रहे हैं। एक मकामी कबायली सरदार और सियासी रहनुमा की तोपों का रुख भी पुलिस ही की जानिब था। पहले ऐसे नहीं था। एक हमारे ख्याल में थाना होता था कंदकोट में ही, यहाँ पे थाने या चौकी बाकी नहीं थी, तो वहाँ से कंट्रोल कर सकते थे। आज क्यों नहीं हो रहा है? हर जितने इंच पे पुलिस वाला खड़ा है, कंट्रोल नहीं कुछ है। नहीं हो, कुछ नहीं है। पुलिस में सियासत ना हो तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो कर सकते हैं। यहाँ भी रिवायती मेहमानदारी के पेश नजर अनवाउ अकसाम के खाने जिद करके खिलाए गए और सभी लोग गाड़ी तक रुखसत करने आए। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था उसका तस्वुर हमने किसी भयानक तरीन ख्वाब में भी नहीं किया था। बंदे बंदे भाई बंदे 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 भाई बंदे भाई बता बंदे देखो आप देखो बंदे नहीं नहीं भाई बंदे सरेआम की टीम का रुख अब कंदकोट शहर की जानिब था, लेकिन इससे पहले कि हम कच्चे के इलाके से निकलते असली डाकुओं के एक गिरोह ने अचानक हमारी कोस्टर को रोक लिया। बंदूकें लोड करके यूं तानी गईं कि अगर गाड़ी को ना रोका जाता तो वो सीधे फायर करने से भी गुरेज ना करते। लेकिन चूंकि दोनों कैमरे बंद थे सो इनमें से कोई भी मंजर रिकॉर्ड नहीं हो सका। डाकू आन की आन में गाड़ी के अंदर थे क्योंकि हमारे पास गाड़ी के लॉक खोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन इसी दौरान दोनों कैमरामैन गैर महसूस तरीके से कैमरों को ऑन कर चुके थे। गाड़ी बंद करे, चाबी निकाल, चाबी मुझे दे।
बात करते हैं। चाबी मुझे दे। मुश्किल ये थी कि सिवाय अली हसन मलिक के कोई भी रवानी से सिंधी बोल और समझ नहीं सकता था, और दूसरी जानिब डाकुओं में से भी एक बड़ी रवानी से उर्दू में बात कर रहा था। एक लम्हे के लिए तो हमें लगा कि अब हम कैमरों समेत तमाम कीमती अशिया से महरूम कर दिए जाएंगे, या ये भी मुमकिन है कि हमें यरगमाल बना लिया जाए, क्योंकि हम मुकम्मल तौर पर इन डाकुओं के रहमो करम पर थे। यहाँ किसी भी तरह की खाम खा की बहादुरी बेवकूफ़ी साबित हो सकती थी, सो वो जैसा कह रहे थे हम सब उस पर अमल कर रहे थे, लेकिन साथ साथ उन्हें समझाने की कोशिश भी जारी थी। एक मिनट, ये कराची से टीम आई है। आप रेस से बात करें। मुझे एक बताएं। अच्छा मुझे एक बताएं। ओके, हाँ रेस से बात करें आप। उससे कहेंगे अली हसन मलिक आया है ARI टीम के साथ, हम उनका बयान देंगे, बयान लेंगे। ये कबल झगड़े खात्मे के लिए हम आए हैं। आप इसके रेस का नंबर है आपके पास? हाँ मेरे पास है। मुझे कार्ड दिखाएं। कार्ड है किसी के पास? नहीं मेरा कार्ड ऑफिस में गया है। कार्ड दिखाएं कार्ड मेरा ऑफिस में गया है। कार्ड है पानी मुझे ऑफिस में दिया मुझे कार्ड। रेस अंकल आए हमारे इसकी चांद पे नंबर मिला रेस आके। हां 0302 तलाश कर। खुशकिस्मती से हमारे नुमाइंदे ने इन लोगों के कबायली सरदार का नंबर अपने मोबाइल में तलाश कर लिया था, लेकिन बदकिस्मती से सिग्नल्स ना होने के बायस उससे बात नहीं हो पा रही थी। गाड़ी में तलाशी के बाद हम सबको गाड़ी से नीचे आने का कहा गया। पिछली नशिस्तों पर मौजूद कैमरा तो शायद ये लोग देख नहीं पा रहे थे, लेकिन आगे वाले कैमरे और उसकी पोजीशन की वजह से इन्हें मुसलसल शक हो रहा था। कैमरा बंद करो। बंद है, बंद हुआ कैमरा। बंद है भाई, बंद है भाई, बंद है भाई, बता बंद है। देखो बंद है। मेहमान निकल अब ऐसा करी खबर मेहमान तू ऐसा मुझे होगा मैं तू ऐसा के हट आप इधर आ जा आराम से आप इधर कंट्रोल कर भाई को रफियो ये दे वही तू बने पे हो? नहीं भाई बंद है। इधर आओ उठ सरेआम की पूरी टीम अजीब कैफियत में थी। किसी भी लम्हे कोई भी अनहोनी हो सकती थी। ऐन उस वक्त गाड़ी के बाहर गन पॉइंट पर मौजूद हमारे नुमाइंदे का मकामी कबायली सरदार से राबिता हो गया और हम सब की जान में जान आई। जितनी दहशत और करख्तगी के साथ इन लोगों ने हमें रोका था, उतनी ही इज्जत के साथ हमें रुखसत किया, लेकिन इस बात को यकीनी बनाकर कि दोनों कैमरे बंद हैं। सरेआम की टीम ने आपको तमाम हकायक दिखाए हैं और खुद भी कुछ तल्ख हकीकतों का सामना किया है, और अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है, लेकिन DPO साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल बरक्स था। इसमें मैं गुजारिश कर दूं, आपको ये इल्म होना चाहिए कि कश्मीर 8 कनकोट डिस्ट्रिक्ट जो है ये ट्राइब बॉर्डर है, पंजाब, बलूचिस्तान एंड सिंध। तो कश्मीर पुलिस का जवान उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, वो दिन रात मेहनत भी करता है, रेड्स में भी हिस्सा लेता है। सच ये नहीं है कि जी ये हॉट स्पॉट है और दिस इज़ नो गो एरिया फॉर पुलिस, ये नहीं है। सही। इसमें जो हमारी स्ट्रेटजी है पुलिस की, उसमें यकीनन हमें तो एस पर ला जाना है। कबाइल का तो कोई तस्वर नहीं है और न ही ये कोई कबाइली एरिया है। DPO साहब का ये जुमला सुनकर कि ये कोई कबायली एरिया नहीं, हम एक और कबायली सरदार की जानिब रवाना हुए जिनकी दुश्मनियों में 60 अफराद मारे जा चुके हैं। ये झगड़े शुरू किस तरह से होते हैं कबीलों के दरमियान आपस में? वजह क्या होती है बुनियादी तौर पर लड़ाई? नहीं यार, थोड़ी चीज़ तो हो जाती है, कोई चोरी चकारी देना लेना, ये वो कोई ऐसा मसला। किसी भी छोटी सी बात पे झगड़ा, छोटी सी बात पे झगड़ा हो जाता है। तो अभी तक यही नहीं, जितने लोगों से आपकी दुश्मनी है फर्ज करें, उसमें कितना नुकसान दोनों तरफ से हो? तकरीबन 60 से ज़्यादा बंदे मारे गए। आप चाहते हैं कि मसला हल हो जाए? कोई मसला नहीं है, हम तो पहले ही बोला कि मसला हल हो जाए। आप कहीं जाने के लिए तैयार हैं? कोई आपकी तरफ अगर आना चाहे, मिलने के लिए, बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं। जो जागीरदार अभी MN MP बने हुए हैं वो उनके असर रसूख पे नहीं जाते, और वो भी नहीं चाहते कि नहीं चाहते वो इसीलिए नहीं चाहते कि कभी लड़ेंगे तो हमारे पास आएंगे। तो अगर हम इनिशिएटिव लेना चाहें एज मीडिया, हम आपसे कोई दरख्वास्त करें, कोई आपके पास आना चाहे, आप कहीं अगर हमारी दरख्वास्त पे चलना चाहें, तो क्या ये मुमकिन होगा? हम कुछ ऐसा प्लान करें? हाँ आप प्लान करें, आपका पूरा बड़े लोगों को भी बिठाएं। हाँ बिठाएं ले आएँ। हमारे जो झगड़े के साथ हमारे साथ वो जखरानी कबीले के हैं,
उनसे जाकर वो बात करो कि भाई अब मसला क्यों नहीं हल करवाते। बैठते हैं, अगर वो बोलते हैं बैठते हैं तो हमारी तरफ से तो बैठना ओके, आप तैयार? ओके। बस यही वजह है कि सरेआम की टीम ने इस प्रोग्राम को नशर होने से रोके रखा। हमारी खुशफहमी थी कि हम कोई से 2 कबीलों की सुलह करवाने के बाद ही इस प्रोग्राम को ऑन एयर करेंगे, लेकिन मुसलसल राबितों और कोशिशों के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि ये दिनों या हफ्तों में हल होने वाला मसला नहीं, क्योंकि फरसूदा और करप्ट कबायली, सियासी और इंतजामी अफराद ऐसा होने ही नहीं देना चाहते, वरना उनकी चौधराहट का क्या होगा। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। सरेआम की टीम की कोशिशें अब भी जारी हैं और बफजले खुदा वो वक्त आएगा जब हम कोई से भी 2 कबीलों की खूनी दुश्मनी को खत्म करवा के एक रोशन और पहली मिसाल कायम करेंगे। अपनी औताक में भयो कबीले के सरदार ने पुलिस की रही सही इज्जत का भी जनाजा निकाल दिया। पकड़े हुए हैं बंदे, पिस्टल के साथ पकड़े हुए, 1 लाख रुपया लेके छोड़ देते, चलो आप जाए। अगर ये जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? वो दुगना करेंगे ना, अपना पैसे भी पूरे करेंगे। अगर दुगना करेंगे तो क्राइम होगा तो पुलिस बंदूक को पकड़ेगी किससे 10 20 से 20। फिर मैं MP आया हूँ, मेरा जो थाना घोषपुरा इस पे ऐसे जो मेरा होना चाहिए, इससे जो मेरा लगा भाई, ऐसे जो तेरा आ गया, अब क्या करना है? काले को वाइट करना है, वाइट को काला करना है, गुनाहगार को छोड़ देना है, शरीफ बंदे को बांध देना है, कत्ल करवाना, कारोबारी करवाना, डकैती करवाना, भत्ता लेना, चोरी करवाना, अगवा कराना, इनका काम। तो हम नहीं बैठेंगे, नहीं बनेंगे, आपस में लड़ाते होंगे तो ये इनका काम चलता रहेगा। लेकिन अभी शऊर आया है, बड़ा शऊर आया है, यंग जनरेशन जो अभी आई है ना, वो ये नीचे नहीं बैठती। सर आप बड़ी कोशिश करें, नहीं पूरी जितना इधर कश्मीर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, हमारे में बड़े कबीला जगह है, ये हाल करवाओ। खूनी दुश्मनियों के मारे दूसरे सरदारों की तरह इस सरदार ने भी अमन और सुकून की शदीद तरीन ख्वाहिश के साथ हमें अपने अगले मोर्चों की जानिब रवाना किया। अंधेरी रात में कच्चे रास्तों और पगडंडियों से होते हुए जब हम यहाँ पहुँचे तो जिंदगी की सभी सहूलियात को मौजूद पाया। पूरे वोल्टेज वाली बिजली, पंखे, डिश एंटीना और वही खतरनाक हथियार। कितनी गोलियां साथ लेके घूमते हैं आप? नहीं 30 तो इसके अंदर मैगजीन में है ना, इसके अलावा कितनी होती हैं आपके पास? 500-600 गोलियां साथ होती हैं। अच्छा, इसमें कितनी गोलियां आ जाती हैं? इनमें 20 पाउंड बाकी हूँ 400-500 बाकी जो थैले वाले में खड़ा हूँ। थैले जो है आपके 400-500 गोली। रेंज कितनी होती है इसकी? रेंज तमाम परे है, जितना देख सकते हैं उतनी दूर पड़े लेना ऊपर तमाम घनी परे है। अच्छा, कितनी तक की इसकी कीमत क्या होती है भला? 2.5 लाख का है। और ये गोला कितने में पड़ता है? 15-18 हज़ार रुपए का। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो बहुत हो गया। कितने लोग अब तक हैं? तकरीबन 8। अब तक उनके कितने लोग मारे हैं आप लोगों ने? 3 मारे हैं। और आपके लोग 5 हैं। बच्चे भी थे, औरतें भी थी? औरतें भी जख्मी हैं। जीते जागते इंसान मारने की बात ये लोग ऐसे कर रहे थे जैसे कोई जानवर हों, वही जानवर जिनकी चोरी पर सैकड़ों घर उजड़ जाते हैं। समझ नहीं आता कि जानवर अहम है या इंसान, बल्कि कभी कभी तो ये भी समझ नहीं आता कि जानवर कौन है और इंसान कौन। हुकूमत से हमारी अपील है, वो जो हैं बहुत पैसे आ रहे लोग हैं, हम जो है गरीब हैं। हम गरीब हैं, ये बात वो आदमी कह रहा था जिसने 3 लाख का रॉकेट लॉन्चर उठा रखा था। तजादात से भरपूर अपने सफर के आखिर में हम DCO हाउस पहुंचे और उन्हें भी एक आम शहरी की तरह अफसोस करते पाया। अगर एक बंदे को पकड़ते हैं तो वो कहते हैं नहीं जनाब हमें तो पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, और वो होगा भी कोई चोर और डाकू होगा, लेकिन फिर उसके पीछे 4 बंदे और आ जाएंगे। आजकल पॉलिटिकल पार्टी से बड़ी माशाल्लाह वो एक्टिव हो गई हैं, तो उसके पीछे और वो बड़े फैक्शंस दर फैक्शंस हो गए हैं, तो फिर कोई ना कोई आ जाता है कि जी नहीं इसको छुड़ा लेते हैं। सिंध के रेगजारों में सरेआम के सफर का एक मरहला इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन इस यकीन के साथ कि यहाँ अमन आश्ती के फूल जरूर खिलेंगे। हमारी वजह से कोई एक इंसान भी अपनी जान से जाने से बच जाए, कोई एक बच्चा भी स्कूल जाना शुरू कर दे, इससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं होगी। और अगर इस कोशिश में आपकी दुआएं भी शामिल हो जाएं, तो सवाब और अजर में भी आप शामिल हो जाएंगे।